से जहां नेपाल में सुशीला काकी को अंतरिम प्रधानमंत्री बना दिया गया है। युवाओं द्वारा लगातार प्रदर्शन आखिर सफल रहा और नेपाल में पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला काकी को चुना गया है। चलिए रुक करते हैं हमारे संपादक अशोक मिश्रा जी से, विस्तार में जानते आखिर ये पूरा मामला क्या था। सर, लगातार सुशीला काकी का नाम सामने आ रहा था अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए और अब उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री बना भी दिया गया है। अब इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो दिव्या, मैं बताऊं, नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस से पहली महिला पीएम तक का सुशीला कार्की का जो सफर रहा वो बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है। और सुशीला कार्की के बारे में मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा बता दूं, इतिहास में 2 महत्वपूर्ण मुकाम उन्होंने हासिल किए। 2016 में पहली महिला प्रधान न्यायाधीश बनी और अब पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव भी उनको मिला है। उनकी नियुक्ति राजनीतिक उथल पुथल के बीच हुई, जहां जैन जी आंदोलन ने उन्हें अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना। कार्की की नियुक्ति नेपाल में पुरानी राजनीतिक व्यवस्था से बदलाव और जवाबदेही की उम्मीद जगाते हुए की गई है। साथ ही जब रात को उन्हें शपथ ग्रहण दिलाया गया तो शपथ ग्रहण होने के बाद उसमें संसद के जो सदस्य थे, दोनों विपक्षी दल और सत्तारूढ़ सरकार के लोग जो थे वो शामिल नहीं हुए और बाकी सारे अधिकारी और जिम्मेदार पदों के लोग एकत्रित हुए थे। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति ने उनको एक संदेश दिया कि ठीक है, अब संभालिए नेपाल को और जो भी चीजें हो रही हैं उन पे नियंत्रण कीजिए। ये करके उनको जिम्मेदारी तो दे दी गई। अब देखते हैं आगे क्या होता है। दिव्या सर, एक वक्त था जब सुशीला काकी को चीफ जस्टिस के पद से हटाने के लिए बोला गया, तब उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री बना दिया गया है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सुशीला कार्की को चीफ जस्टिस के पद से इसलिए हटाया गया क्योंकि उनके हस्बैंड का इन्वॉल्वमेंट प्लेन हाईजैक में नाम आया था, जिसकी वजह से उनको महाभियोग लाकर चीफ जस्टिस के पद से हटाया गया था। और अब इतने बड़े आंदोलन के बाद जहां पूरा नेपाल जलने लग गया था, उसके बाद जाकर उनको अचानक से सुशीला कार्की को समर्थन मिला और समर्थन मिलकर उनको अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया। साथ ही एक जिम्मेदारी दी गई कि 6 महीने में वो चुनाव करवाएं ताकि सरकार का गठन किया जा सके। तो अब देखना ये है कि सुशीला कार्की उस जिम्मेदारी को कैसे निभा पाती हैं। और एक सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि भारत ने सुशीला कार्की के प्रधानमंत्री बनने की बात पर अपना समर्थन दिया है और उनके साथ एक अच्छे संबंध और एक अच्छे दायित्व को लेकर जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने के लिए विदेश मंत्रालय ने हमारे कहा है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि सुशीला कार्की की जो घनिष्ठ संबंध है वो कोइराला परिवार के साथ ज्यादा है। और सुशीला कार्की परवरिश एक राजनीतिक परिवार और परिवेश में हुआ है क्योंकि उनके परिवार के नेपाली कांग्रेस के प्रभावशाली कोइराला परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध थे। कम उम्र से ही उन्हें लोकतंत्र, शासन और न्याय पर बहस का सामना करना पड़ा, जिससे नागरिक कर्तव्य और राजनीतिक जिम्मेदारी की उनको बहुत समझ है और बहुत सुलझे हुए इंसान है। वकील से लेकर सुप्रीम कोर्ट जज तक का सफर उन्होंने तय किया है। कार्की ने 1978 में वकालत की प्रैक्टिस शुरू की थी। उन्होंने विराटनगर में उच्च न्यायालय में बार एसोसिएशन की अध्यक्षता भी की। 2007 में उन्हें एक वरिष्ठ वकील के रूप में मान्यता मिल गई थी, जिससे उनका पेशेवर कद और मजबूत हो गया था। तो ये उनका एक राजनीतिक सफर है, वकील के रूप में भी सफर है और सामाजिक स्तर पे भी उनका एक सफर है, जिससे ये लगता है कि नेपाल की स्थिति में अब सुधार आएगा। दिव्या सर, इस बार तो जेनजी ने खुद अपना प्रधानमंत्री चुना है, तो क्या लगता है अब जो नेपाल के हालात है वो काबू में रहेंगे? बिल्कुल, नेपाल के हालात में अब नियंत्रण आएगा क्योंकि एक ऐसे व्यक्तित्व को अंतरिम प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है जो न्याय प्रक्रिया से भी जुड़ा हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि जेनजेड ने 3 शर्तें रखी थी। उनकी 3 मांगे थी। उन तीनों मांगों को सुशीला कार्की ने एक्सेप्ट किया। सर, क्या वो 3 मांगे थी, जरा बताएं जी। सर, क्या वो 3 मांगे थी, जरा दर्शकों को? जी बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि वो 3 मांगे क्या थी। पहली तो ये थी कि जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में जो फायरिंग का आदेश दिया गया था वो किसने दिया और किसके उस पर आदेश हुआ, तो इसकी एक न्यायिक जांच हो, पहली मांग थी। दूसरी मांग, जिन लोगों की मौत हुई है उन लोगों के साथ निर्णय किया जाए, उनको कुछ मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार को हालात को संभाला जाए।
तीसरी मांग ये थी कि जो पिछली सरकार थी, कोली सरकार जो थी, उसके खिलाफ और उसके जो मंत्री थे, उसके जो संगठन के लोग थे, उन सब के खिलाफ एक न्यायिक जांच का गठन किया जाए और वो उसको पूरी ईमानदारी के साथ बिना किसी लाग लपेट के जल्द से जल्द निपटा के उन सबको सजा दी जाए। ये 3 मांगे थी। उन तीनों मांगों को लेकर, और हाँ माफी चाहता हूँ, एक चीज और थी उसमें, वो ये थी कि संसद को भंग किया जाए। तो ये सारी मांगों को लेकर जब जेड ने मांग रखी तो सुशीला कार्की ने उन चीजों को एक्सेप्ट किया। उसके बाद जाकर सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि ये मांगे बिल्कुल जायज मांगे थी जिनको सुशीला कार्की ने माना है, और अब देखना है नेपाल में जो अस्थिरता पैदा हुई है वो कितनी जल्दी वापस लौटती है। दिव्या जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी जनता को बताने के लिए कि क्या कुछ प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। देखिए क्या कुछ हमारे संपादक का कहना था। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे नेपाल की राजनीति में क्या नया मोड़ आता है, और जो 6 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं उसमें कौन अगला नेपाल का प्रधानमंत्री